बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वेंट्री ग्रिप इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर करीम M.A। ओह, तुमने चीफ और सेकंड चीफ दोनों को ही मार डाला। फायर करो, मार डालो इनको। दरवाजे से दाखिल होने वाले 3 मुसल्लह अफराद में से एक ने यकलख्त चीखते हुए कहा, और साथ ही इसने हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन का रुख एक झटके से सामने खड़े फासले पर कैप्टन शकील और इसके साथियों की तरफ किया। लेकिन इसका फिक्रा मुकम्मल हुआ ही था कि यकलख्त सिद्दीकी अपनी जगह से उछला, और ऐन इसी लम्हे जबकि चीखने वाले मुसल्लह आदमी की उंगली ने ट्रिगर पर हरकत की, सिद्दीकी किसी उकाब की तरह उड़ता हुआ वहां पहुंचा और इसने जोर से मशीन गन की नाल पर हाथ मारा, और मशीन गन का रुख एक झटके से बदलकर इस मुसल्लह आदमी के अपने हाथ साथियों की तरफ हो गया। लेकिन चूंकि ट्रिगर दब चुका था, इसलिए मशीन गन अपनी मखसूस आवाज से चल पड़ी, और इसकी आवाज के साथ ही मुसल्लह आदमी की साइड में खड़े हुए इसके दोनों साथी गोलियों की बौछार में नहाकर बुरी तरह चीखते हुए फर्श पर जा गिरे। जबकि सिद्दीकी का जोरदार धमाका लगने से वो आदमी उछलकर पिछली दीवार से जा टकराया, और खुद सिद्दीकी भी अपने ही जोर में उसके ऊपर जा गिरा था। इस आदमी ने दीवार से टकराते ही सिद्दीकी को पूरी कूद से वापस धकेला। इधर सिद्दीकी उछलकर पुष्ट के बल पीछे फर्श पर जा गिरा, और वो आदमी सिद्दीकी की तरह ही उड़ता हुआ इसके ऊपर आ गिरा, और इसने सिद्दीकी की नाक पर जोरदार टक्कर मारकर इसे बेबस करना चाहा। लेकिन दूसरे लम्हे वो इस तरह फिजा में उड़ता चला गया जैसे किसी कपड़े को फर्श से उठाया जाता है, और दूसरे लम्हे इसके हलक से एक जोरदार चीख निकली, और इसका जिस्म एक जोरदार झटके से उड़ता हुआ सर के बल फर्श पर जा गिरा। खटक की आवाज के साथ ही इस आदमी की गर्दन की हड्डी टूटी, और इसका जिस्म मुर्दा छिपकली की तरह पहलू के बल फर्श पर गिरा, और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। ये कैप्टन शकील था, जिसने सिद्दीकी के जिस्म पर गिरने वाले आदमी को गर्दन से पकड़कर फिजा में उछालकर फर्श पर फेंक दिया था। जबकि नौमानी और चौहान ने इस दौरान बाकी मरने वाले 2 अफराद की मशीन गनों पर कब्जा करके दरवाजे को कवर कर लिया था, ताकि मशीन गन चलने की आवाज के साथ साथ इन अफराद की चीखें सुनकर कोई और अचानक अंदर ना आ जाए। वेल्डन सिद्दीकी, तुम्हारी फुर्ती और दलेरी ने इस बार वाकई हमारी जानें बचा ली हैं। कैप्टन शकील ने इस आदमी को फेंकने के साथ ही सिद्दीकी को उठने में मदद देते हुए तहसीन आमेज लहजे में कहा, और सिद्दीकी मुस्कुरा दिया। मैंने सोचा कि मरना तो है ही, कम से कम कोशिश तो कर ली जाए, और मेरी कोशिश कामयाब रही। सिद्दीकी ने मुस्कुराकर बाजू से अपने नाक से बहने वाले खून के चंद कतरे साफ करते हुए कहा, दरवाजा बंद कर दो, मैं इस करमचंद को होश में लेकर आता हूँ। अब यही हमारी ढाल बनेगा, वरना हम इस लेबोरेटरी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ से निकल जाना इंतहाई मुश्किल है। कैप्टन शकील ने अपने साथियों से कहा, और थैले के अंदर साइड में मौजूद एक छोटी सी शीशी निकालकर इसका ढक्कना खोला, और शीशी का मुंह फर्श पर बेहोश पड़े हुए करमचंद की नाक से लगा दिया। इसके बाद उसने शीशी बंद की और उसे थैले में डालकर इसने थैला वापस अपनी पुश्त पर लटका लिया। जबकि इस दौरान सिद्दीकी ना सिर्फ तीसरी मशीन गन उठा चुका था, बल्कि उसने बाकी थैले भी उठाकर अपने साथियों तक पहुंचा दिए थे। यह भी चंद लम्हों में होश में आ जाएगा, कैप्टन शकील ने करमचंद की तरफ बगौर देखते हुए कहा, और वही हुआ। चंद लम्हों बाद ही करमचंद की आंखें एक झटके से खुली, और वो इस तरह उठकर बैठ गया जैसे इसकी कमर में हड्डियों की जगह स्प्रिंग फिट हो। एक लम्हे के लिए तो उसकी आंखों में शऊर की कैफियत गायब रही, लेकिन दूसरे लम्हे शऊर की मखसूस चमक उभर आई। ये क्या हो गया? करमचंद के मुंह से ऐसी आवाज निकली जैसे वो इस बदली हुई सिचुएशन पर इंतहाई हैरान हो। उठ खड़े हो जाओ करमचंद, इधर देख लो कि तुम्हारे साथी कृष्ण के साथ 3 अफराद की लाशें भी इसी कमरे में मौजूद हैं, इसलिए कोई गलत हरकत ना करना। हमारे लिए इन लाशों में एक और के इजाफे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैप्टन शकील ने एक कदम पीछे हटते हुए गुर्रा कर कहा, और करमचंद इसकी तरह होठ भेजता हुआ उठकर खड़ा हुआ जैसे इसे अब तक इस सिचुएशन की तब्दीली पर यकीन ना आ रहा हो। ये कैसे हो गया? तुम तो बंधे हुए थे, फिर ये कैसे हो गया? करमचंद ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा। करमचंद, तुम इस मौके पर अपने जहन पर जोर मत डालो, तुम अब बूढ़े हो गए हो, वरना मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम इतनी आसानी से काबू में ना आते। कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, क्या मतलब? अरे हाँ, तुमने तो P30 का हवाला भी दिया था, कौन हो तुम? करमचंद ने बुरी तरह चौंकते हुए कैप्टन शकील को गौर से देखना शुरू कर दिया। अगर तुम्हें हार्ड लाइन वाला केस याद हो तो तुम्हें याद आ जाएगा कि अटीमोरा जजीरे पर मैं तुम्हारा मेहमान रहा था,
और फिर ये जजीरा अपनी खुफिया मशीनरी के साथ ही समुद्र में हमेशा के लिए डूब गया था। कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओह ओह, तुम शकील हो, कैप्टन शकील, पाकिस्तान नेवी सर्विस के सबसे खतरनाक एजेंट। ओह, मुझे अब याद आ गया है, तुम्हारा कदो कामत, तुम्हारा अंदाज। ओह, मैं पहले भी सोच रहा था कि ऐसा मालूम हो रहा है जैसे कि मैंने तुम्हें पहले देखा हुआ हो। ओह काश मुझे पहले याद आ जाता, करमचंद ने बुरी तरह उछलते हुए कहा। तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल अब तुम्हें याद आ गया तो तुम मेरी तबीयत और आदत से भी वाकिफ होगे कि तुम्हारी इस लेबोरेटरी को समुद्र की तह में हमेशा के लिए दफन कर देना मेरे लिए कोई नया काम नहीं है। कैप्टन शकील ने सर्द लहजे में कहा। ओह नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तुम मुझे खत्म कर सकते हो लेकिन इस लेबोरेटरी को नहीं, करमचंद ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। मुझे मालूम है करमचंद कि तुम इंतहाई हद तक वतन परस्त हो और तुम इस लेबोरेटरी की तबाही से मर जाना ज्यादा पसंद करोगे, लेकिन साथ साथ तुम यकीनन ये समझ रहे होगे कि हम इस लेबोरेटरी में बगैर किसी तैयारी के नहीं आए होंगे। ये तो इत्तेफाक है कि मेरे एक साथी के ऑक्सीजन सिलेंडर में गड़बड़ हो गई और इस तरह तुम्हें हम पर हाथ उठाने का मौका मिल गया। कैप्टन शकील ने होंठ भेजते हुए कहा। ओह, तो क्या तुम लेबोरेटरी को तबाह करने आए हो? अगर ऐसा है तो तुम नाकाम रहोगे। ये लेबोरेटरी कोई आम लेबोरेटरी नहीं है, करमचंद ने इस बार संभलते हुए लहजे में कहा। इसके लहजे में सख्ती का अंसर भी मौजूद था। मुझे इस लेबोरेटरी से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर मेरा मकसद पूरा ना हुआ तो फिर तुम इस लेबोरेटरी के चीफ ऑफिसर हो, तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि एक्सपोर्टर 13 की ताकत कितनी होती है। कैप्टन शकील ने सर्द लहजे में कहा। एक्सपोर्टर 13? ओह, लेकिन मुझे नहीं मालूम तुम क्या कह रहे हो। करमचंद बात करते करते यकलख्त बदल गया और कैप्टन शकील बेख्तियार हंस पड़ा। क्यों बच्चों जैसी बातें कर रहे हो करमचंद? तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो, मैं तुमसे सीधी बात कर रहा हूँ। मुझे पाकिस्तान की एटमी अब्दों से हासिल की गई इन्वेंट्री ग्रिप चाहिए। बोलो, ग्रिप मुझे देते हो या फिर लेबोरेटरी की तबाही का खतरा मोल लेते हो? हाँ या ना में जवाब दो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कैप्टन शकील ने बराह रास्त बात करते हुए कहा। इन्वेंट्री ग्रिप? क्या कह रहे हो? हमारा किसी इन्वेंट्री ग्रिप से कोई ताल्लुक नहीं। इस लेबोरेटरी में एटमी अब्दोस के बारे में कोई मशीन मौजूद ही नहीं है। यहाँ तो टापेडो पर रिसर्च की जाती है। करमचंद ने अपने होंठ काटते हुए कहा। ओके, नहीं देना चाहते तो तुम्हारी मर्जी, हम खुद ही ढूंढ लेंगे। वैसे इतना बता दूं कि तुम्हारा RT1 हमारा आदमी है और उसके कहने के मुताबिक ये ग्रिप यहाँ लेबोरेटरी में भेजी गई है। कैप्टन शकील ने सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह नहीं, ऐसा होना नामुमकिन है। मैं कह रहा हूं हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, करमचंद ने साफ जवाब देते हुए कहा। लेकिन उससे पहले कि इसका फिक्रा मुकम्मल होता, कैप्टन शकील ने यकलख्त उसके सीने पर जोर से मुक्का मारा। करमचंद चीख पड़ा और पुश्त के बल फर्श पर जा गिरा। खबरदार, अब हिलना मत। कैप्टन शकील ने पास खड़े सिद्दीकी के हाथ से मशीन गन लेकर उसकी नाल नीचे फर्श पर पड़े करमचंद के सीने से लगाते हुए घुर्राकर कहा। मैं कह रहा हूं कि करमचंद ने कहना शुरू किया। खामोश हो, सिर्फ हाँ या ना, दो में से एक लफ्ज बोलो। तीसरा कोई लफ्ज तुम्हारी जुबान से निकला तो सीना छलनी कर दूंगा। कैप्टन शकील के लहजे में बेपनाह सख्ती थी। उसकी नजरें करमचंद की नजरों से मिली हुई थी। हाँ, करमचंद ने एक लम्हा खामोश रहने की बात कहा और इसके साथ ही इसके चेहरे पर ऐसे तासुरात उभर आए जैसे इसे अब पछतावा हो रहा हो कि उसने ये लफ्ज क्यों कहा। अगर तुम ना कहते या तीसरा लफ्ज बोलते तो अब तक तुम आलम अरवा में पहुंच चुके होते। मेरी तुमसे बराह रास्त कोई दुश्मनी नहीं है। हमें हमारी चीज वापस कर दो और हम यहां से चले जाएंगे। कैप्टन शकील ने मशीन गन की नाल हटाते हुए कहा, लेकिन इस बार इसका लहजा नरम था। ठीक है, मैं दे देता हूं, करमचंद ने कहा। इसकी आंखों में अचानक चमक उभर आई थी और कैप्टन शकील 2 कदम पीछे हटता चला गया। उसके साथ ही करमचंद उछलकर खड़ा हो गया। चलो मेरे साथ, करमचंद ने रुकते ही कहा। तुम फिर बच्चों वाली बात कर रहे हो? मैंने तुम्हारी आंखों में उभरने वाली चमक देख ली है। इस तरह मैंने तुम्हारे जहन में उभरने वाला ख्याल भी पढ़ लिया है। तुमने ये सोचा है कि इस सिचुएशन से निकलने के बाद तुम हमें मुख्तलिफ अंदाज में डील करोगे, लेकिन तुम जो कुछ सोच रहे हो ऐसा होना नामुमकिन है। हम यहाँ से इस वक्त तक बाहर नहीं जाएंगे जब तक ग्रिप यहाँ नहीं आ जाती, कैप्टन शकील ने कहा। यहाँ कैसे आएगी? अब तुम बच्चों वाली बात खुद कर रहे हो। असल लेबोरेटरी नीचे है, ऊपर का हिस्सा इंतजामी हिस्सा है और दोनों हिस्सों के दरमियान सिर्फ एक फोन से राब्ता कायम हो सकता है और वो फोन मेरे दफ्तर में है, करमचंद ने मुंह बनाते हुए कहा। यहाँ ऊपर कितने आदमी हैं? कैप्टन शकील ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। ज्यादा नहीं, बस 40-50 होंगे, लेकिन वो सब अपनी ड्यूटी पर हैं। जुनूबी साइड पर यही 3 आदमी थे जिन्हें तुमने हलाक कर दिया है, इसलिए तुम यहाँ इत्मीनान से खड़े रहो, वरना, करमचंद ने खुश्क लहजे में कहा। ठीक है,
चलो अपने दफ्तर, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, लेकिन ये सोच लेना कि तुम्हारी जिंदगी का दारोमदार हमारी जिंदगियों पर है। हमारे साथ जो कुछ होगा सो होगा, लेकिन तुम हमसे पहले मर जाओगे, कैप्टन शकील ने कहा। जब मैंने हाँ कह दी है तो फिर ये हाँ ही रहेगी, करमचंद ने जवाब देते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नौमानी ने दरवाजा खोला और फिर करमचंद सबसे पहले बाहर निकला। इसके पीछे कैप्टन शकील और फिर बाकी साथी दरवाजे से बाहर आ गए। ये एक तवील राहदारी थी जिसके इख्तिताम पर एक और राहदारी थी। करमचंद इन्हें लिए हुए मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरता हुआ एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और फिर अंदर दाखिल हो गया। कैप्टन शकील इसके साथ साए की तरह चिमटा हुआ था। कमरा वाकई दफ्तर के अंदाज में बना हुआ था, इसलिए कैप्टन शकील मुतमईन हो गया था। इसके बाकी साथी भी अंदर आ गए और उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। रास्ते में इनकी मतभेड़ किसी से भी ना हुई थी, इसलिए वो पूरी तरह मुतमईन थे। मेज पर 3 रंगों के टेलीफोन और एक इंटरकॉम मौजूद था। करमचंद ने आगे बढ़कर सुर्ख रंग के टेलीफोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करना शुरू कर दिया। कैप्टन शकील इसके बिल्कुल करीब था, जबकि बाकी साथी इसके गिर्द इस अंदाज में खड़े थे कि अगर करमचंद कोई गलत हरकत करना चाहे तो इसे फौरी तौर पर रोका जा सके। यस, चीफ इंजीनियर मार्क स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद रिसीवर से एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। करमचंद बोल रहा हूं चीफ ऑफिसर। करमचंद ने कदरे सख्त लहजे में कहा। जी फरमाइए। दूसरी तरफ से इस बार नरम लहजे में पूछा गया। आपके पास पाकिस्तान की एटमी आबदोज की इन्वेंट्री ग्रिप मौजूद है? करमचंद ने पूछा। पाकिस्तान की एटमी आबदोज की इन्वेंट्री ग्रिप? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। दूसरी तरफ से बोलने वाले के लहजे में हैरत नुमाया थी। RT-1 ने इत्तला दी है कि पाकिस्तान की एटमी आबदोज की इन्वेंट्री ग्रिप यहां भेजी गई है, करमचंद ने कहा। ओह नहीं, हमारा एटमी आबदोज की इन्वेंट्री ग्रिप से क्या ताल्लुक हो सकता है? दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। ओके थैंक यू, करमचंद ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब तुम्हें यकीन आ गया कैप्टन शकील? करमचंद ने होठ चबाते हुए कहा। लेकिन फिर तुमने हाँ क्यों की थी? कैप्टन शकील ने उलझे हुए लहजे में कहा। इसलिए कि मुझे तुम्हारी फितरत का अंदाजा है। तुमने ये यकीन कर रखा था कि वो यहाँ है और मैं तुम्हें जानकर नहीं दे रहा, लेकिन अब मैंने तुम्हारे सामने बात की है। अगर चाहो तो तुम खुद बात कर लो, करमचंद ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा ये बताओ कि और कौन सी ऐसी लेबोरेटरी हो सकती है जहां ये ग्रिप भेजी जा सकती है? कैप्टन शकील ने कहा। मुझे किसी लेबोरेटरी का कोई इल्म नहीं है कैप्टन शकील। अगर होगी तो कोई खुफिया लेबोरेटरी होगी, करमचंद ने जवाब दिया। ओके अब तुम हमारे साथ चलो और हमें साहिल तक बहिफाजत पहुंचा कर आओ। इसके बाद तुम वापस आ सकते हो, कैप्टन शकील ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। उसका सारा मंसूबा ही फेल हो गया था। ठीक है चलो, करमचंद ने सर हिलाते हुए कहा और दोबारा दरवाजे की तरफ मुड़ गया। सफदर, सफदर होश में आओ। सफदर के कानों में जैसे दूर से जूलिया की आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही सफदर की आंखें एक झटके से खुल गईं। मुझे अफसोस है सफदर, मैंने गलती से तुम पर वार कर दिया था। तुम एक अजनबी कार में आए थे, इसलिए मैं समझा कि तुम दुश्मन के आदमी हो। पास खड़े तनवीर ने बड़े शर्मिंदा से लहजे में कहा। अब तुम्हारे मारने के लिए मैं ही रह गया हूं शायद, सफदर ने सर पर उभरे हुए गोमड़ पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा और उठ खड़ा हुआ। वैसे आज मुझे पता चला है कि तुम्हारा सर जरूरत से कुछ ज्यादा ही सख्त है, वरना जितनी कुव्वत से मैंने पहला वार किया था, कोई और होता तो पहले वार में ही चीं बोल जाता, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। चीं तो अब भी बोल गया हूं, लेकिन जरा ढीठ तुमसे ज्यादा हूं। बहरहाल छोड़ो, गलती मुझसे भी हुई। मुझे भी सर अंदर करने से पहले अपनी शनाख्त करानी चाहिए थी। वो कार कहाँ है? सफदर ने कहा। वो भी पोर्च में मौजूद है। हमने सब लाशों को छुपा दिया है ताकि पुलिस आयतों से कोई चीज नजर ना आए। अलबत्ता रामचंद नीचे तहखाने में मौजूद है। नौटरान उससे पूछगछ कर रहा है, जूलिया ने कहा। ये कार रामचंद की ही है, सफदर ने कहा और फिर इसने कार तक पहुंचने और उसके अंदर मौजूद रिसीविंग सेट से आवाज सुनने तक सारी तफसील बता दी। अब रामचंद का क्या करना है? नौटरान कह रहा था कि रामचंद शागिल का खास आदमी है, इससे शागिल के खुफिया मिशन के बारे में मालूम किया जा सकता है, जूलिया ने कहा। मैं खुद चलता हूँ, आओ, सफदर ने सर हिलाते हुए कहा। मैं यहाँ रुकता हूँ ताकि निगरानी की जा सके। तुम लोग तहखाने में जाओ, तनवीर ने कहा और सफदर के सर हिलाने पर जूलिया सफदर को हमरा लेकर कमरे के दरवाजे से निकलकर राहदारी में दाएं तरफ मुड़ गई। थोड़ी देर बाद वो सीढ़ियां उतरकर एक बड़े से तहखाने में पहुंच गए। यहाँ रामचंद एक कुर्सी पर बंधा हुआ बैठा था। वो होश में था, लेकिन उसकी गर्दन अभी तक टेढ़ी ही थी। ये कह रहा है कि इसे शागिल के किसी खुफिया मिशन का इल्म ही नहीं है, नौटरान ने सफदर के अंदर आते ही मुड़कर कहा। तो फिर ये आदमी बेकार हुआ, ख्वाह वक्त जाया करने का फायदा?
गोली मार दो इसे, सफदर ने बड़े बेनियाजाना लहजे में कहा और नौटरान ने सर हिलाते हुए जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। ठहरो, रुक जाओ, मुझे वाकई मालूम नहीं, मैं दुरुस्त कह रहा हूं। रामचंद ने इनके चेहरों पर मौजूद सर्द मोहरी देखकर घबराए हुए लहजे में कहा और सफदर ने हाथ उठाकर नौटरान को रोक दिया। तो फिर वो आदमी बताओ जिसे मालूम है, सफदर ने खुश्क लहजे में कहा। इस बार वाकई किसी को भी मालूम नहीं है, रामचंद ने जवाब दिया। ओके, फिर मेरा ख्याल है कि तुम्हारा वजूद अदम वजूद हमारे लिए बेकार है, इसलिए तुम तो छुट्टी करो, हम शागिल को खुद ढूंढ लेंगे। नौटरान रामचंद हमारा हम पेशा है, इसलिए इसकी मौत आसान होनी चाहिए। इसकी कनपटी पर रिवॉल्वर लगकर ट्रिगर दबा दो, सफदर ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा और नौटरान से हिलाता हुआ आगे बढ़ा और उससे भी बड़ी सर्द मोहरी से आगे बढ़कर रिवॉल्वर की नाल रामचंद की कनपटी से लगा दी। तुम लोग चाहते क्या हो? सुनो, मुझे मारने से तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? रामचंद ने दहशतजदा लहजे में कहा, क्योंकि इसने सफदर और इसके साथियों के चेहरों पर जो सर्द मेहरी थी, इससे वो समझ गया था कि ये लोग वाकई इसे हलाक कर देंगे। हमने कुछ बातें शागिल से फौरी तौर पर पूछनी है, ऐसी बातें जो शायद वो तुम्हें भी ना बताएगा, सफदर ने खुश्क लहजे में कहा। ओह नहीं, शागिल मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता, तो मुझे मत मारो, मैं इससे पूछकर तुम्हें बता दूंगा, मुझ पर यकीन करो, रामचंद ने जल्दी से कहा और सफदर बेइख्तियार हंस पड़ा। क्यों बच्चों जैसी बातें कर रहे हो रामचंद? अगर तुम जिंदगी हासिल करना चाहते हो तो हमें बता दो कि शागिल कहाँ है, दूसरी कोई सूरत तुम्हारे पास नहीं है। और सुनो, हम मजीद वक्त जाया नहीं कर सकते, इसलिए जो कुछ कहना है आखिरी बार कह दो, सफदर ने होंठ चबाते हुए कहा। शागिल वाकई किसी खुफिया मिशन पर गया है और इस बार वो किसी को बताकर नहीं गया, लेकिन एक बात बता सकता हूं कि जब शागिल वापस आएगा तो वो सबसे पहले हेडक्वार्टर ही आएगा। तुम यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं। ओह, मुझ पर यकीन करो। अच्छा सुनो, मैं एक और टिप देता हूं, तो बेशक कोशिश कर लो। शागिल के इस खुफिया मिशन के बारे में अगर किसी को पता हो सकता है तो वो वजीर आजम साहब के रिकॉर्ड सेक्रेटरी बिशन दास को हो सकता है। ऐसे मिशन का रिकॉर्ड सिर्फ वही रखता है, रामचंद ने तेज तेज लहजे में कहा। ये बिशन दास कहाँ मिलेगा? सफदर ने होंठ चबाते हुए कहा। इस वक्त वो अपनी रिहाइशगाह पर होगा, 31 टॉप कॉलोनी, रामचंद ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा। ओके, शुक्रिया, लेकिन चूंकि तुमने हमें हलाक करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई की थी, इसलिए तुम किसी रहम के मुस्तहिक नहीं हो। नौटरान डाउन करो, सफदर ने कहा। रुक जाओ, रुक जाओ, रामचंद ने दहशतजदा लहजे में चीखते हुए कहा, लेकिन नौटरान ने बड़े इत्मीनान से ट्रिगर दबा दिया और धमाके के साथ ही रामचंद की खोपड़ी हजारों टुकड़ों में तब्दील हो गई। इसकी मौत जरूरी थी मिस जूलिया, इसे नौटरान को भी देख लिया था और हमें भी, सफदर ने जूलिया की तरफ मुड़ते हुए कहा। ठीक है, मैं समझती हूँ, लेकिन अब क्या करना है? जूलिया ने होंठ काटते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि शागिल के इस खुफिया मिशन के बारे में इसके हेडक्वार्टर में वाकई किसी को इल्म ना होगा, अलबत्ता बिशन दास वाली टिप अच्छी है, सफदर बोला। अगर उसे चेक कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, सफदर ने कहा। अगर आप कहें तो मैं उसे अगवा कर लेता हूँ, नौटरान ने कहा। उसकी कोठी में कितने आदमी होंगे? इस बार जूलिया ने पूछा। मैं उसे जानता हूँ, वो बूढ़ा आदमी है और रंडवा भी है, उसकी बीवी अरसे पहले फौत हो चुकी है और उसके बाद उसने शादी नहीं की, नौटरान ने कहा। मैंने तुमसे उसके खानदानी हालात तो नहीं पूछे, जूलिया ने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा। ओह मैडम, सॉरी, मैं दरअसल ये बताना चाह रहा था कि इसकी कोठी में सिवाय मुलाजिमों के और कोई भी नहीं होता, नौटरान ने जल्दी से कहा। इसे X2 की तरफ से हुक्म मिल चुका था कि उसने जूलिया के हुक्म की मुकम्मल पाबंदी करनी है। कितने मुलाजिम होंगे? जूलिया ने पूछा। सरकारी गार्ड के 2 सिपाही और ज्यादा से ज्यादा 3 जाती मुलाजिम होंगे, नौटरान ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा। तो ठीक है, हम वहां जाएंगे, जूलिया ने फैसला कौन लहजे में कहा। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे यहीं भी अगवा करके लाए जा सकते हैं, नौटरान ने कहा। मिस्टर नौटरान, मैं X2 के बाद सेकंड चीफ हूं, समझे? तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं अहमक हूं? मैंने सोच समझकर ये फैसला किया है। पहली बात तो यह है कि हम ये कोठी फौरी तौर पर छोड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ सिर्फ तुम्हारी टीम से काम करवाने नहीं आए। तीसरी बात यह है कि बिशन दास काफिरिस्तान के वजीर आजम का सेक्रेटरी है, इंतहाई आला तरीन ओहदेदार है। इसके अगवा की खबर फौरन फैल जाएगी और पूरे काफिरिस्तान की पूरी पुलिस इंटेलिजेंस हरकत में आ जाएगी। चौथी बात यह कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इस तवील चक्कर में वक्त जाया करें, जूलिया ने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा। आई एम सॉरी मैडम, वाकई मेरी बात सतही थी, नौटरान ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। तुम हमारे लिए रिहाइश अरेंज करो, अगर मौजूद हो तो हमें इसका पता दे दो और तुम खुद जाकर हेडक्वार्टर से मालूम कराओ। ऐसा ना हो कि शागिल वापस आ गया हो और हम इसे तलाश करने के लिए टक्कर मारते फिरें, जूलिया ने कहा।
रिहाइश के लिए किंग कॉलोनी की कोठी नंबर 12 मौजूद है, आपके लिए इंतहाई मुनासिब रहेगी। वहां मेरा आदमी मौजूद है, मैं इसे फोन पर इत्तला कर दूंगा, नौटरान ने मौतबाना लहजे में कहा। ओके, अब रह गए इन लोगों की लाशों और इनकी वैगन और कार की बात। तो ये तुम्हारा मसला है। हम तीनों अपनी कार में टॉप कॉलोनी जा रहे हैं। जूलिया ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सफदर और तनवीर भी उसके पीछे चल पड़े। तुम इन लोगों से क्या पूछना चाहते हो? सुपर फयाज ने राजेश विक्रम के जाते ही इमरान से मुखातिब होकर कहा। उसे शायद सर रहमान की हिदायत का ख्याल आ गया था कि वो ये लाजमन मालूम करके आए कि इमरान साथ क्यों जाना चाहता था। मैंने जो कुछ पूछा है तुम्हारे सामने ही पूछा है, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। और फिर इसने अपने कोट की छोटी जेब से एक जदीद साख्त का गायकर निकाला और तेजी से सारे कमरे को चेक करना शुरू कर दिया। फयाज खामोश खड़ा हैरत भरे अंदाज में उसे देखता रहा। जब गायकर कमरे और मुल्हका गुसल खाने की चेकिंग के दौरान खामोश रहा तो इमरान ने गायकर जेब में डाला और मुस्कुराता हुआ एक साइड पर रखे टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। उसने टेलीफोन सेट उठाकर न सिर्फ गौर से देखा बल्कि उसने इसकी तार और इससे मुंसलिक डिब्बियों को खोलकर भी इसे अच्छी तरह चेक किया, लेकिन सब कुछ मामूल के मुताबिक था। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या राजेश वगैरह मुजरिम हैं या हम मुजरिम हैं? हम सरकारी ओहदेदार हैं। फयाज से जब रहा ना गया तो वो गुस्से से चीख पड़ा। सरकारी ओहदेदार नहीं, अहलकार कहो। अब ओहदेदारों को अहलकार कहा जाता है और कार तुम्हारे पास नहीं है, गैरों की है, इसलिए साबित हुआ कि तुम यहाँ अहलकार नहीं हो, और जब अहलकार नहीं हो तो सरकारी ओहदेदार भी नहीं हो सकते। इमरान की जबान चल पड़ी, लेकिन साथ ही उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करना शुरू कर दिया। एन स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज आई। मैंने अपने दोस्त का नाम तब्दील कर दिया है, दरअसल मुझे उसका नाम पसंद नहीं है। अब भला ये क्या नाम हुआ? फयाज। हालांकि फयाज साहब बेहद कंजूस आदमी हैं, इसलिए मेरे ख्याल में अगर इसका नाम तब्दील कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। इमरान ने फयाज की तरफ देखते हुए कहा और फयाज की आंखें हैरत से फैलने लगी। ओह, आपका नाम? दूसरी तरफ से नौटरान ने चौंकती हुई आवाज में कहा। मेरा नाम असलम रजा है और मुझे ये नाम बेहद पसंद है, इसलिए तुम मेरी फिक्र छोड़ो, फयाज का नाम तब्दील कराने की कार्रवाई करो। मैंने सुना है कि नाम तब्दील कराने के लिए तुम्हारे पास स्पेशल मशीन है। एक तरफ से पुराना नाम डालो तो फौरन दूसरी तरफ से नया नाम बनकर संवर कर निकल आता है। इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, नौटरान ने कहा और राब्ता खत्म हो गया। इमरान ने भी मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। ये कौन था और तुम क्या बकवास कर रहे थे? फयाज ने बुरी तरह सटपटाते हुए कहा। उसकी समझ में तो इमरान का एक लफ्ज भी ना आया था, लेकिन इमरान जानता था कि इसने कोडवर्ड में नौटरान को स्पेशल ट्रांसमीटर पर बात करने की हिदायत दे दी है, और ये सारी बातें सिर्फ एहतियात के तौर पर हुई ताकि अगर कहीं से ये कॉल सुनी भी जा रही हो तभी कोई इसका मतलब ना समझ सके। चलने के बाद इमरान के हाथ में बंधी हुई घड़ी पर एक नुक्ता तेजी से जलने बुझने लगा और इमरान समझ गया कि स्पेशल ट्रांसमीटर पर नौटरान से कॉल कर रहा है। इसने जल्दी से बटन दबाया। नौटरान बोलो। इमरान साहब, ओवर। बटन दबते ही नौटरान की आवाज सुनाई दी। इमरान बोलो। मिस वगैरह के बारे में कोई इत्तला? ओवर। इमरान ने जानबूझकर सुपर फयाज के सामने जूलिया का नाम ना लिया था। वो यहाँ के चीफ को ढूंढ रहे हैं। चीफ किसी खुफिया मिशन पर गया हुआ है और इसके हेडक्वार्टर में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया है। इसके एक आदमी ने टिप दी है, इसलिए मिस वगैरह इस टिप पर गए हैं। ओवर। नौटरान ने भी इमरान का इशारा समझ गया कि इमरान की किसी वजह से खुलकर बात नहीं कर रहा, इसलिए उसने भी गोलमोल बात की थी। अच्छा, जब भी मिस वगैरह आए तो मैंने कह देना कि वो नाम तब्दील करने वाली मखसूस मशीन ऑन कर दे। ओवर। इमरान ने कहा। ठीक है, ओवर। नौटरान ने जवाब दिया और इसके साथ ही इमरान ने बटन दबाकर राब्ता खत्म कर दिया। इस बार से स्पेशल ट्रांसमीटर का सिलसिला किया था क्योंकि उसे खतरा था कि शागिल वगैरह आम ट्रांसमीटर की कॉल कैच कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल ट्रांसमीटर का सिर्फ रिसीविंग सेट उसके पास था। ट्रांसमीटर इसने अपने पास ना रखा था ताकि वो यहाँ की इंटेलिजेंस की नजरों में मशकूक ना हो जाए। इसकी इत्तला के मुताबिक शागिल ने भी पाकिस्तान से आने वाले वफद की निगरानी करनी थी, इसलिए इसने ये चक्कर चलाया था, लेकिन अभी तक कोई आदमी ऐसा उसे नजर ना आया था। मैं आराम करने जा रहा हूँ, तुम तो ना जाने किन चक्रों में हो, सुपर फयाज ने बोर होकर कहा और उठकर तेज कदम उठाकर कमरे से बाहर चला गया। इमरान ने कोई जवाब ना दिया क्योंकि वो खुद भी तन्हाई में सोचना चाहता था। राजेश विक्रम से बातचीत में गो के इसे ये तो मालूम हो गया था कि असल बात का ताल्लुक इस सेट में आबदोस से है, लेकिन राजेश विक्रम ने जिस तरह वक्त के बारे में तवज्जो ना दी थी उससे उसका जहनी तौर पर तैयार करदा खाका दरहम बरहम हो गया था। उसने सोचा था कि इन लोगों ने इन्वेंट्री ग्रिप इसलिए उड़ाई है ताकि इसकी जगह नकली ग्रिप लगाई जा सके और इसे शुगरान के सदर को पाकिस्तान के माहिर की कारकर्दगी से मायूस कर दिया जाए, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि इन्हें इस ग्रिप के ऑन करने का सही वक्त मालूम होता
ताकि वो इस नकली ग्रिप को एन इस लम्हे ऑपरेट कर सकें, वरना तो नकली ग्रिप लगाने का कोई फायदा नहीं हो सकता था। लेकिन वक्त के मुतालिक इनकी बेनियाजी से इसका ख्याल गलत साबित हो गया था। दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा। उसने जल्दी से टेलीफोन का रिसीवर उठाया और पहले से पाकेशा के फौरन कॉल के मखसूस नंबर डायल किए और फिर तेजी से एडमिरल के नंबर डायल करना शुरू कर दिए। यस, P2 एडमिरल। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। एडमिरल साहब से बात करें। इन्हें कहें कि खास नुमाइंदे से बात करें। इस खास नुमाइंदे से जिनका हवाला इन्हें पहले दिया गया था, इमरान ने उलझे हुए लहजे में कहा। सिचुएशन ऐसी थी कि वो खुलकर बात ना कर सकता था। एडमिरल बोल रहा हूं। कौन नुमाइंदा बोल रहा है और किसका नुमाइंदा? एडमिरल की सख्त आवाज सुनाई दी। नाम लेना जरूरी नहीं है। आपने सर किंग को इनकार किया था तो फिर बॉस ने आपसे बात की थी और आपने आप दोस्त के बारे में बात की थी। मैं इसका नुमाइंदा बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। ओह, अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। जी फरमाइए। एडमिरल का लहजा यकलख्त बदल गया था। आप फौरन ये मालूम करके बताएं कि आप दोस्त की इन्वेंट्री ग्रिप मौजूद है या नहीं, इमरान ने कहा। आप दोस्त की इन्वेंट्री ग्रिप? क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं? एडमिरल ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। जो मैं पूछ रहा हूं वो बताएं। मेरे पास आपको सबक पढ़ाने के लिए वक्त नहीं है, इमरान ने तिहाई सख्त लहजे में कहा। वो तो मौजूद है। आप दोस्त वापस आकर जनरल चेकिंग के लिए स्पेशल डेक पर भेज दी गई थी और अभी आपके फोन से चलने में पहले मुझे इसकी चेकिंग रिपोर्ट मिली है। इस रिपोर्ट में इन्वेंट्री ग्रिप मौजूद है, एडमिरल ने कहा। मौजूद है? क्या मतलब? क्या वो गायब नहीं हुई? इमरान ने हैरान होते हुए कहा। गायब नहीं जनाब, वो कैसे गायब हो सकती है? वो तो मौजूद है, एडमिरल ने जवाब दिया। आपने पहली बार कब चेक किया था उसे? इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। उसके आते ही और अभी भी चेक हुई है, एडमिरल ने जवाब दिया। इस आबदोस के चीफ इंजीनियर का नाम लियाकत अली आपने बताया था, वो इस वक्त कहाँ है? इमरान ने पूछा। ओह, लियाकत अली को तो कत्ल कर दिया गया है, पुलिस तफ्तीश कर रही है, एडमिरल ने चौंकते हुए जवाब दिया। कब? इमरान ने जानबूझकर पूछा। 2 रोज कबल सर, एडमिरल ने जवाब दिया। क्या उनके कत्ल से पहले भी इन्वेंट्री ग्रिप चेक हुई थी? इमरान ने होंठ चबाते हुए पूछा। जी हाँ, मैंने बताया कि वापसी पर आबदोस को सीधा स्पेशल डेक में ले जाकर जाया गया था और इब्तिदाई चेकिंग की रिपोर्ट तैयार हुई और फिर एक एक हिस्से की तफसीली रिपोर्ट तैयार होती रही। आज फाइनल चेकिंग मुकम्मल हो गई। लियाकत अली तो बाद में कत्ल हुए हैं, एडमिरल ने जवाब दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी आदमी ने असली इन्वेंट्री ग्रिप की बजाय नकली इन्वेंट्री ग्रिप लगा दी हो, इमरान ने कहा। ओ सर, ऐसा होना नामुमकिन है। कोई गलत आदमी इंजीनियरिंग हेडक्वार्टर में दाखिल ही नहीं हो सकता और अगर हो भी जाए तो स्पेशल डेक में दाखिल तो नामुमकिन है, एडमिरल ने जवाब दिया। क्या आप इस कॉल के जरिए मेरी किसी ऐसे आदमी से बात करा सकते हैं जो मुझे अभी चेक करके बताए कि इन्वेंट्री ग्रिप मौजूद है, वो असल है या नकल? इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा। जी हाँ, स्पेशल डेक के सब इंजीनियर जॉनसन से बात हो सकती है। इस वक्त वो ड्यूटी पर मौजूद है और वो इस फील्ड का माहिर भी है, एडमिरल ने जवाब दिया। ओके, उससे बात कराओ, इमरान ने कहा। ठीक है, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से एडमिरल ने कहा और इमरान खामोश हो गया। लेकिन उसकी फराख पेशानी पर शिकनों का जाल सा फैल गया था। वो अब सोचा था कि अगर इन्वेंट्री की फसल मौजूद है तो इसका ये मतलब हो सकता है कि लियाकत अली ने उसे डॉज दिया है। जिस तरह उसने पहली कहानी गलत बताई थी, इस तरह दूसरी भी गलत बताई और वो नफसियाती तौर पर डॉज खा गया कि दूसरी कहानी सच्ची होगी और अब लियाकत अली भी खत्म हो चुका था। इसका मतलब था कि इसका सारा प्रोग्राम ही अपसेट हो गया था। उसे अब अपने आप पर बुरी तरह गुस्सा आ रहा था कि उसे चाहिए था कि सबसे पहले इस बात की तस्दीक करता कि इन्वेंट्री ग्रिप मौजूद है या नहीं। उसने फर्ज कर लिया कि वो मौजूद नहीं है और टीम समेत भाग पड़ा। हेलो, मैं जॉनसन बोल रहा हूँ जनाब। चलने के बाद हल्की सी खटक की आवाज के साथ ही एक आवाज रिसीवर पर उभरी। आपको एडमिरल साहब ने क्या कहा है? इमरान ने पूछा। जी, उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़े ऑफिसर साहब मुझसे बात करना चाहते हैं और वो जो कुछ पूछे मैंने दुरुस्त और वाज़ेह जवाब देना है, जॉनसन ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। ये बताएं कि आप दोस्त अपने मिशन से वापसी पर सीधी स्पेशल डेक पर आई थी या रास्ते में कहीं रुकी भी थी? इमरान ने पूछा। जी, बिल्कुल सीधी आई थी जनाब। इसका क्रू भी यहीं स्पेशल डेक पर ही बाहर निकला था, जॉनसन ने जवाब दिया। आपने इसकी पहुंचती ही चेकिंग की थी? इमरान ने पूछा। जी हाँ, आप दोस्त की चेकिंग कानून के मुताबिक क्रू के सामने हुई थी ताकि अगर कोई चीज मिस हो तो क्रू से जवाब तलब किया जा सके, जॉनसन ने जवाब दिया। इन्वेंट्री ग्रिप इस वक्त मौजूद थी? इमरान ने बराह रास्त सवाल किया। इन्वेंट्री ग्रिप? यस सर, मौजूद थी। ये मेरा खास फील्ड है इसलिए मैंने उसे चेक किया था, जॉनसन ने जवाब दिया। अब भी मौजूद है? इमरान ने पूछा। यस सर,
आज इस शोबे की तफसीली चेकिंग हुई है। फाइनल रिपोर्ट एडमिरल साहब को भिजवा दी गई है। जॉनसन ने जवाब दिया। क्या तुम इसे फौरी तौर पर चेक करके बता सकते हो कि कहीं मौजूदा इन्वेंट्री ग्रिप नकली ना हो? इमरान ने कहा। नकली? नहीं सर, मैंने बताया कि आज मशीनरी के जरिए इस शोबे की तफसीली चेकिंग हुई है और ये चेकिंग मशीन मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज्ड है और ये मशीन भी हुकूमत शुग्राम की तरफ से ही हमें मिली है। इसमें से अब्दोस की एटमी मशीनरी के मुतालिक मखसूस स्पेसिफिकेशंस पहले से फीड हैं। इन्वेंट्री ग्रिप चूंकि मेन पुर्जा है इसलिए इसकी चेकिंग मशीन खुसूसी तौर पर करती है और इसने इसे चेक करके ओके का सिग्नल दिया है। इस सिग्नल की तफसीली रिपोर्ट भी एडमिरल साहब को भिजवाई जा चुकी है। ये मशीन तो किसी तरह धोखा खा ही नहीं सकती जनाब, जॉनसन ने जवाब दिया। अच्छा, ये बताएं कि जब से आप दोस्त स्पेशल डेक पे आई है इस वक्त से लेकर अब तक इंजीनियरिंग हेडक्वार्टर या स्पेशल डेक पर कोई गैर आदमी का दाखिला हुआ है? इमरान ने पूछा। ओह नो सर, यहाँ का हिफाजती निजाम ऐसा है कि गैर आदमी तो एक तरफ, गैर मुतालिक पुर्जा भी अंदर दाखिल नहीं हो सकता, जॉनसन ने जवाब दिया। ओके थैंक यू, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर इसने बेख्तियार दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। अब इसे यकीन हो चुका था कि लियाकत अली ने उसे गलत कहानी सुनाई है। इन्वेंट्री ग्रिप इसने काफिरिस्तान के हवाले नहीं की बल्कि कोई और चक्कर चलाया जा रहा है और इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे इसकी रेडीमेड खोपड़ी अब कतत बेकार होकर रह गई है। लेकिन फिर ये सारा सिलसिला क्या है? काफिरिस्तान वालों का असल मंसूबा क्या है? अभी वो सोच ही रहा था कि अखलक इसकी घड़ी पर एक बार फिर एक नुक्ता तेजी से जलने बुझने लगा। ये नुक्ता बता रहा था कि कॉल जूलिया की तरफ से है क्योंकि ये नुक्ता उनके स्पेशल ट्रांसमीटर के साथ मुंसलिक था। उसने बटन दबा दिया। हेलो हेलो, जूलिया कॉलिंग, ओवर। बटन दबते ही जूलिया की आवाज सुनाई दी। असलम रजा बोल रहा हूँ, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस पाक एशिया। वैसे नामों और ओहदों में क्या रखा है? क्यों मिस? ओवर, इमरान ने कहा। ओह अच्छा, मैं समझ गई। असलम रजा साहब, मुझे इन्होंने कहा कि मैं आपसे बात करूं। ओवर, जूलिया ने चौंक कर जवाब दिया। अब तक की रिपोर्ट मुख्तसर तौर पर बता दो। कई दिन से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी थी इसलिए कानों में खुश्की पैदा हो गई और वो साइंसाएं करने लगे हैं। अब तुम्हारी मुतरन्नम आवाज जब मेरे कानों में गूंजेगी तो ये आवाज साइंसाएं की बजाय चियाओं चियाओं में बदल जाएगी। ओवर, इमरान संजीदगी से बात करते करते हस्बे आदत फिर पटरी से उतर गया था। बकवास की जरूरत नहीं, हम यहाँ आए, यहाँ के चीफ के मुतालिक पता चला कि वो किसी खुफिया मिशन पर गया हुआ है। अभी हम ये प्रोग्राम बना ही रहे थे कि यहाँ के चीफ का खास एजेंट आरसी एक्शन ग्रुप के साथ हमसे टकराया। हमने उन्हें कवर किया। आरसी से पूछगछ हुई लेकिन वो चीफ के मिशन और इसकी मौजूदगी से लाइल निकला। अलबत्ता इसे यहाँ के पीएम के रिकॉर्ड सेक्रेटरी की टिप थी। आरसी को खत्म करके हम रिकॉर्ड सेक्रेटरी से पूछगछ के लिए गए लेकिन वहां जाकर पता चला कि वो भी मुल्क से बाहर है। चुनाचा हम वापस आ गए। ओवर, जूलिया ने जवाब दिया। इस कहानी का ये नतीजा निकला कि टाइम टाइम फिश। चलो च्याओ च्याओ ना सही, टाइम टाइम सही। बहरहाल कोशिश जारी रखो और जैसे ही चीफ कवर हो मुझे फौरन इसी लाइन पर इत्तला दे देना। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और घड़ी का बटन ऑफ कर दिया। उसका चेहरा मायूसी से लटक गया था। ये वाहिद केस था जिसमें कोई भी कोशिश कामयाब ना हो रही थी। मेरा ख्याल है कि अब फयाज को अकेले टीडीए वसूल करने का मौका दिया जाए। इमरान ने चंद लम्हों बाद कुर्सी से उठते हुए कहा। वो शायद वापस जाने का फैसला कर चुका था क्योंकि उसके सारे मंसूबे का बुनियादी नुक्ता ही गलत था। इसलिए अब इस सिमत में मजीद काम करना वक्त जाया करने के सिवा और कुछ भी ना था। वो कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने ही लगा था कि अचानक दरवाजा खुला और इमरान बुरी तरह चौंक पड़ा क्योंकि इसके सामने हूबहू इसका अक्स खड़ा था। बिल्कुल वही कदो कामत, वही शक्ल, वही जिस्म। वाह, आखिर आज अपने हम जात से मुलाकात हो ही गई। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे सर रहमान ने हुक्म दिया कि मैं फौरन यहाँ पहुंचूं और मैं पहुंच गया हूँ। आने वाले ने आगे कदम बढ़ाते हुए कहा। इसका लहजा भी बिल्कुल असलम रजा की तरह था और इमरान बे इख्तियार चौंक पड़ा। क्या तुम असलम रजा हो? इमरान ने चौंक कर पूछा। इसे यही ख्याल आया था कि सर रहमान ने असलम रजा को पहाड़ी इलाके से बुलवाकर यहाँ भेज दिया है, लेकिन क्यों? जाहिर है, असलम रजा ने करीब आते हुए कहा और फिर इससे पहले कि इमरान जवाब देता असलम रजा ने अकलक मुट्ठी खोल दी। दूसरे में किसी गैस का भपका एन इमरान की नाक और मुंह से टकराया और इमरान संभलने से पहले ही बेहोशी की तारीक वादी में दाखिल होने पर मजबूर हो गया। उसके जहन पर पलक झपकने में मुकम्मल तारीकी छा गई थी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।